आलमंड या बादाम होता है उसके छिलकों से कैंसर होता है, सही है? हो सकता है फ्यूचर में हम इवन स्टेज 4 कैंसर को भी क्योर कर पाएँ। बायोप्सी को लेकर एक मिथ मार्केट में चलता है। पहली बात तो ये कितना ज़रूरी है कैंसर की जांच के लिए, और क्या इस जांच के बाद कैंसर फैल जाता है? डाउन द लाइन 6 महीने 8 महीने में इंडियन कंपनीज इनको बनाने लगेंगी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसको कि हम लगभग हर पेशेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे। गठान की आपने बात करी, मेरे ख्याल से ये तो मेल या फीमेल किसी की भी शरीर में कोई गठान है, तो कैसे ये कंफर्म किया जाए कि ये कैंसर वाली है नॉर्मल गठान? कि लोगों को लगता है कि लाइट सिगरेट हम पी रहे हैं, अच्छा फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो शायद उससे कम स्मोक हमारे शरीर में पहुँचे। बट टेल अस 5 सुपर फूड जो कि कैंसर से बचा सकते हैं। हेयर डाई जो लोग करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हेयर डाई करने से भी कैंसर होता है। सामान्य तौर पे जो सबसे कॉमन है इसमें ब्रेस्ट कैंसर, अगर मदर को है या नानी को है या मौसी को है तो उनके बच्चों में आगे जा सकता है। कैंसर के खतरों को कम करने का कोई उपाय है? कैसे किया जा सकता है? कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि एक जानलेवा बीमारी है। हालांकि जैसे जैसे हम हेल्थ सेक्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम कैंसर जैसी कई और बीमारियों पर भी जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में जब हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस डर से लोगों को बाहर निकालें और इसके मिथ जो भी लोगों के जहन में है उससे भी दुनिया को आज़ाद करें। और इसीलिए आज का हमारे पॉडकास्ट बहुत ख़ास हो जाता है। हमारे आज के इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं डॉक्टर SP श्रीवास्तव, वो इंदौर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां फुल टाइम स्पेशलिटी सिस्टम की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ पर मरीजों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए इन सब के बाद अब सीधे बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ और आपके सारे सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच नवनीत। कैंसर को लेकर बहुत डर मार्केट में ज़रूर होता है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस डर से लोगों को आज़ाद करें और जो मिथ हैं बहुत सारे उनको क्लियर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा कहा जाता है कि कैंसर हुआ मतलब ज़िंदगी ख़त्म है, इस बारे में बताओ। काफ़ी डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज के समय में कैंसर को मतलब ऐसा माना जाता है कि कैंसर हुआ मतलब अब जान गई, लेकिन शायद अब ये सच नहीं है। कुछ सालों पहले तक, आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो कैंसर अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 का होता था तो हम कहते थे, खुद ही कहते थे कि अब इससे बचना मुश्किल है। लेकिन आज के समय में इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं, नई मशीनें आ गई हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपीज़। सो इवन स्टेज 4 कैंसर में भी आज के समय में हम उतना नहीं घबराते हैं। हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आपको हम एक बहुत अच्छा और एक काफ़ी लंबा समय बिना तकलीफ़ों के दे सकते हैं जी। जो कहीं पहले 3 से 4 महीने 6 महीने हुआ करता था, आज के समय में हम इसको 5 से 6 साल तक के लिए बात करते हैं। और इम्यूनोथेरेपी के आने से इलाज में अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हम इवन स्टेज 4 कैंसर को भी क्योर कर पाएँ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो कैंसर हुआ मतलब मौत नहीं है। कैंसर के बाद भी बहुत लंबा जीवन है, अच्छा जीवन है। बस ये है कि आपको एक सही डॉक्टर का चुनाव करना है, स्पेशली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और संपूर्ण इलाज कराना है। ये इम्यूनोथेरेपी एक आपने नाम लिया है, थोड़ा सा बताएं इस बारे में क्या है? ओके, देखिए इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीट में एक नई मोडालिटी ऐड हुई है। आप जैसे देख रहे होंगे कि कुछ नया आता रहता है कैंसर में। सो इम्यूनोथेरेपी में कुछ इंजेक्शंस हैं, दवाई है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली कोशिकाएं, जिनको हम CD4 और CD8 सेल्स कहते हैं। ठीक है। ये इन्फेक्शन से, कैंसर की कोशिकाओं से, बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती हैं। इसी को हम कहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी। हाँ। तो जब हम इन दवाइयों को, इम्यूनोथेरेपी को शरीर में देते हैं तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है, CD4 CD8 सेल्स बढ़ जाते हैं और ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपीज़। सामान्य तौर पे इम्यूनोथेरेपीज़ को अभी हम कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन में देते हैं, लेकिन
अगर बॉडी में इम्यून रिस्पांस अच्छा है, जिसको कि हम कुछ टेस्ट के माध्यम से जांच करते हैं, तो हम केवल इम्यूनोथेरेपी अकेले दे सकते हैं। ओके। एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह मैं इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहा हूँ, ये इम्यूनोथेरेपी जो आज के समय में आयुर्वेद में एक प्रचार किया जा रहा है कि इम्यूनोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाता है, उनसे कहीं अलग हैं। अच्छा। ये लोगों को जानना ज़रूरी है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की जा रही है, वो बड़े बड़े ट्रायल्स के बाद अप्रूव ड्रग्स हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं हैं। आज के समय में थोड़ा सा कॉस्टली हैं, बट डाउन द लाइन 6 महीने 8 महीने में इंडियन कंपनीज इनको बनाने लगेंगी, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसको कि हम लगभग हर पेशेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों में होने वाले कैंसर के टाइप्स की, क्या टाइप है? अगर हम एक डेटा देखें, क्योंकि ये सब कुछ डेटा बेस्ड है, ग्लोबोकॉन 2022, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कैंसर कॉमन हो रहे हैं, किस कंट्री में कौन से कैंसर कॉमन है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मेल्स में लिप एंड ओरल कैविटी, मुंह के और गले के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसके पीछे गुटखा और ये सारी चीज़ें, इसके पीछे गुटखा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, किसी भी फॉर्म में एक्टिव और पैसिव, इसका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ में अल्कोहल यूज़, ये दोनों मिलके कैंसर को तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड कैंसर मेल्स में देखें, दैट इज़ लंग कैंसर, अगेन एसोसिएटेड कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी कंट्री में, पॉल्यूशन इज़ अगेन अ रोल इन दिस। फीमेल में हम यहाँ पे बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ग्लोबली भी ब्रेस्ट कैंसर आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इंडियन फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ समय में हर 4 महिलाओं में एक को ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण ये तेज़ी से बढ़ रहा है। सो सेकेंड कॉमन कैंसर इन फीमेल इज सर्वाइकल कैंसर हमारी कंट्री में जी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मुंह, गले, फेफड़ा, ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर, ये कॉमन कैंसर हैं जिनके पेशेंट्स हम रूटीनली देखते हैं जी। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर महिलाएं खुद शायद इस चीज़ को कई बार अवॉइड करती हैं कि नहीं मुझे नहीं हो सकता टाइप्स, कैसे इसको पहचाना जाए? ओके, इसके लिए अगर हम एक हमारी सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट पार्ट में अगर कुछ भी हो रहा है तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सब लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। राइट। अब उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अवेयरनेस नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं कैसे बताऊं, डिस्कस करूं। मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो सपोज़ अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो फीमेल को अगर कोई गठान स्टार्ट हो रही है, उसने देख लिया कि मुझे हो रही है, बट वो अवॉइड करेगी कि मैं किसी को कैसे बताऊं, कैसे मैं डिस्कशन करूं कि मेरे ब्रेस्ट में एक गठान है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो अपने फैमिली में मदर है, सिस्टर है, भाभी है, किसी को, हस्बैंड को, किसी को तो बताएं, और फिर एक डॉक्टर के पास जाके आगे का डिसीजन लें कि एग्जैक्टली क्या ये नॉर्मल गठान है या ये कैंसर की गठान है। तो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है और वो आएगा अवेयरनेस से। और इस बात को अपने डर को हटाने का कि मुझे कैंसर हो गया, अगर मैंने किसी को बता दिया तो अब मेरा क्या होगा आगे। बहुत कॉमन सा डिजीज़ होने वाला है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। तो मुझे लगता है कि आजकल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है और डिस्कस करने से बचना नहीं चाहिए, डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप घर में नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाइए, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, किसी के पास भी जाइए और डिस्कस करिए। गठान की आपने बात करी, मेरे ख्याल से ये तो मेल या फीमेल किसी के भी शरीर में कोई गठान है तो कैसे ये कंफर्म किया जाए कि ये कैंसर वाली है, नॉर्मल गठान? अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँ, कैंसर के लक्षणों को हम कैसे सोचते हैं कि ये कैंसर की दिशा में जा सकते हैं, तो सामान्य तौर पे एक डिक्टम है कि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी शरीर के अंदर 3 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, उसका इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसको हम एक दिमाग में एक शक डालते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अब सामान्य तौर पे जो बहुत ही सिंपल से लक्षण होते हैं, कैंसर के लक्षण ऐसा नहीं है कि कुछ
अलग होते हैं, वो बिल्कुल कॉमन से होते हैं, जैसे बुखार आना, थकान होना, वीकनेस लगना, कोई गठान हो गई गर्दन में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, बगल में, कांख में गठान होना जो ठीक नहीं हो रही है, पेनलेस होना, इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसमें दर्द नहीं हो रहा है वो कैंसर की गठान हो सकती है। कोई अल्सर हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा, हमने थोड़ा बहुत इलाज लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स फीमेल को हो रहे हैं बट एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे जो ये लक्षण है बहुत सामान्य से होते हैं। तो गठान होना सामान्य सी बात है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें भी गठान होती है लेकिन वो ठीक हो जाती है। कैंसर की गठान बनी रहती है, वो ठीक नहीं होती, बढ़ती है साइज़ में, पेन नहीं होता, तो उसमें एक शक ज़रूर डालना चाहिए कहीं ये कैंसर तो नहीं है, और किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके या सामान्य फिजिशियन से जाके एक बार डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। आजकल तो हमने ये भी सुना है, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा जाता है कि लंग कैंसर के पीछे अब सिर्फ स्मोकिंग रीज़न या कॉज नहीं रह गया है, आजकल पोल्यूशन इतना है कि वो भी लंग कैंसर दे रहा है। सही है? यस, बिल्कुल सही है। लंग कैंसर का डेफिनेटली स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्टिव एंड पैसिव, इसको मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपका फ्रेंड स्मोकिंग करता है तो वो आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है, वो ज़्यादा है ख़तरनाक, क्योंकि आप उसके बगल में खड़े हुए हैं, तो जितना उसको रिस्क है उतना ही आपको रिस्क है। तो पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग के बराबर है। दूसरा, पॉल्यूशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है, इतने सारे फ्यूल जो कंजम्पशन हो रहा है, उससे गैसेस जो निकल रहे हैं उसमें रेडॉन गैसेस होते हैं, एंड इतने पार्टिकल्स, फ्लोटिंग पार्टिकल्स एयर में हैं जो आपके लंग्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं या रिस्क फैक्टर हैं कैंसर को। तो केवल स्मोकिंग अकेला नहीं है, डेफिनेटली पॉल्यूशन इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर। और अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, उसमें पॉल्यूशन को भी बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है इसमें कैंसर, फेफड़े के कैंसर को होने में। तो स्मोकिंग अलॉन्ग विथ पॉल्यूशन दोनों ही बड़े रिस्क फैक्टर हैं। तो स्मोक अगर कोई नहीं करता है, पॉल्यूशन से कैसे बचे? पॉल्यूशन से बचने के लिए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सी चीज़ है, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में एक पार्ट है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली पॉल्यूशन है, बढ़ रहा है पॉल्यूशन, इतना सारी गाड़ियाँ, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। एक अवॉइड कर सकते हैं आप, मास्क पहन सकते हैं, गाड़ियों में जिसमें जा रहे हैं उसके शीशे बंद करके आप एसी चला के जाएं, जिससे कि आपको बाहर का जो एयर पॉल्यूशन है वो अफेक्ट ना करे। और एक बहुत अच्छा रीज़न है कि इसमें धीरे धीरे करके एक अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। राइट, तो शायद इससे हेल्प मिलेगी हमको आगे जाके। ठीक है। कुछ लोग ये सोचकर सिगरेट से हुक्के पर, वैप पर या बीड़ी पर शिफ्ट होते हैं कि इनसे कैंसर नहीं होता, सिगरेट से होता है। देखिए, सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी तरीके का स्मोक, चाहे वो हुक्के के रूप में हो, बीड़ी के रूप में हो, ई सिगरेट जिनको कि आजकल थोड़ा सा लाइफस्टाइल, हायर लाइफस्टाइल का एक पार्ट माना जाता है, ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं इनका स्मोक। इनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कार्सिनोजेंस हैं, वो हैं। तो अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो कोई किसी भी तरीके की स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट हो, हुक्का हो, बीड़ी हो, ई सिगरेट हो, सेफ़ नहीं है। इसमें कार्सिनोजेंस हैं और उनसे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है किसी भी तरीके के स्मोक जिसमें कि हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस गोज विथ लाइट एंड माइल्ड सिगरेट एज वेल? यस, इट इज़ ऑल सिमिलर, इट इज़ ऑल सिमिलर। अगर आप लाइट सिगरेट पी रहे हैं, माइल्ड, ये सोच कर कि ये परेशान नहीं करेंगे तो वो भी करेंगे। रीज़न उसका मैं बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि लाइट सिगरेट हम पी रहे हैं, अच्छा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो शायद उससे कम स्मोक हमारे शरीर में पहुँचे, बट ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए निकोटीन चाहिए। निकोटीन इज़ अ पार्ट। तो अगर आप अच्छा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं या लाइट स्मोकिंग ले रहे हैं तो आप ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि आपको निकोटीन का डोज उतना ही चाहिए जितना कि आपकी बॉडी को किक, जिसको कहते हैं लोग, मिल जाती है। आप अगर बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उतना निकोटीन नहीं देंगे तो आपको स्मोकिंग में मज़ा नहीं आएगा। सो आप ज़्यादा पिएंगे। जो अगर हम कहते हैं फ़िल्टरलेस स्मोकिंग या बीड़ी पीते हैं, वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको निकोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है कंटिन्यूसली पीने से, इसलिए उनको फ़िल्टर्स
सिगरेट से बहुत अच्छा नहीं लगता है, देन दे शिफ्ट टू बीड़ी, बीड़ी। ठीक है, रॉ स्मोकिंग की तरफ। हाँ। तो जो लाइट स्मोकिंग है अगेन सेम उतना ही रिस्की है जितना कि हैवी स्मोकिंग है। राइट। कैंसर के खतरों को कम करने का कोई उपाय है, कैसे किया जा सकता है? ये आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉट ओनली फॉर कैंसर बट अदर डिजीज़ेज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इनसे बचने के लिए जो हमको करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। ऑल्दो हम बहुत बिज़ी हैं अपने हैवी शेड्यूल्स में, बट कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के जो रिकमेंडेशंस हैं या जो करना चाहिए, एनी हाउ एक वीक में एटलीस्ट 3 डेज़ और 4 डेज़ 45 मिनट्स डेली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। इट इज़ नॉट कि हम पार्क में हल्का सा टहल रहे हैं या घर में हमने टहल लिया, इट शुड बी कंटिन्यूस एंड ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग, या आप जिम जा रहे हैं, ये करना चाहिए। हेल्दी फूड्स अगर हम उसके बारे में बात करें कि जैसे एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे हमारे खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मेडिटेशन हम कह सकते हैं, एंड गुड स्लीप, ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। ये कुछ ऐसे रीजंस और फैक्टर्स हैं जिनको हमको करने से हम बच सकते हैं काफ़ी हद तक। बाकी जो मैंने पहले डिस्कशन किया, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि भुना हुआ खाना, स्मोक्ड फूड जिसको हम कहते हैं, पोल्यूशन, ये तो आपको अवॉइड करना ही है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जिससे कि आप अपने आप को सेव रख सकते हैं थोड़ा सा। टेल अस 5 सुपर फूड जो कि कैंसर से बचा सकते हैं। ओके, एज सच फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे बहुत कोई फूड नहीं होते हैं, डेफिनेटली इनके बारे में बोला जाता है। अगर हम कहें कि आपको डिफरेंट कलर के फ्रूट्स लेने चाहिए, अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, तो अगर आप जो सीजनल वेरिएशन, अगर हम कहें मैंगो का सीज़न है तो मैंगो लो आप, अगर वाटरमेलन का सीज़न है तो आप वाटरमेलन लो, ठीक है, गुआवा का सीज़न है तो गुआवा लो। ये सीजनल फ्रूट्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच सेव्स यू, वो आपको सेव करते हैं। ओके। ग्रीन वेजिटेबल, बट उसमें बात यह है कि आप अगर पेस्टिसाइड्स के बिना जो उगाए गए वेजिटेबल्स हैं अगर वो आप यूज़ करते हैं तो हेल्दी हैं आपके लिए। तो सुपर फूड्स अगर हम बात करें तो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स का हम यूज़ करें, फिर ड्राई फ्रूट्स बिकॉज उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। इन सबको हम अगर अपनी लाइफ में रूटीनली यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को कैंसर से या अदर डिजीज़ से बचा सकते हैं। आपने ड्राई फ्रूट्स का नाम लिया इसलिए एकदम से जहन में आया कि कुछ लोग कहते हैं जो आलमंड या बादाम होता है उसके छिलकों से कैंसर होता है, सही है? ऐसा अभी तक प्रूवन नहीं है, ऐसा अभी तक प्रूवन नहीं है कि कैंसर जो ड्राई फ्रूट है बादाम, उसके छिलकों से कैंसर होता है। अगर मैं इसके बारे में एक छोटी सी एक चीज़ कहूँ कि सामान्य तौर पे ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में इतना ज़्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड फैट होता है, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर बॉडी। तो ये मिथ है एक तरीके का कि इसके छिलके से कैंसर होता है। ये बताइए क्या कैंसर सिर्फ हेरिडिटरी डिसीज़ है? हाँ, ऐसा सही है। कुछ कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, अनुवांशिक, जो फैमिलीज़ में रन करते हैं। Okay. सामान्य तौर पे जो सबसे कॉमन है इसमें ब्रेस्ट कैंसर, अगर मदर को है या नानी को है या मौसी को है तो उनके बच्चों में आगे जा सकता है। ओके, कोलोन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ये हो सकता है। प्रोस्टेट का कैंसर, ये बढ़ सकता है। आजकल कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि लंग कैंसर पर्टिकुलरली कुछ उसकी सबसेट्स और वैरायटी वो भी जेनेटिक हैं। ओवेरियन कैंसर, ये सब जेनेटिक उसमें आते हैं। तो अगर फैमिली में किसी भी एक मेंबर को है तो वो आगे जा सकता है, उनके बच्चों में हो सकता है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि उनमें लड़ने की क्षमता कम नहीं होती है, बट उनके अंदर जो जीन में म्यूटेशंस हैं उनको होने के कारण वो कैंसर उनमें होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कॉमन पब्लिक से, कॉमन सामान्य पर्सन से कई गुना ज़्यादा होती है। सर्विकल कैंसर को लेकर लगातार अब
देश में बातचीत होने लगी। अभी सुधा मूर्ति जी ने भी पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट से कहा है कि इसकी जो वैक्सीन है उसको लेकर और सोचा जाना चाहिए, जितनी कम कीमत पर एक्सेसिबल होगी शायद हम महिलाओं को बचा पाएंगे। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है नवनीत, काफ़ी समय से मार्केट में है और काफ़ी सालों से हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स से हम यूज़ कर रहे हैं। सो पहले गार्डासिल 4 करके वैक्सीन था। ठीक है। तो अब हम पहले छोटा सा मैं ये बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन किस तरीके से यूज़ की जाती है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें कुछ वेरिएंट होते हैं 16, 18, 31, 33, 45, 55, 51, मल्टीपल वेरिएंट्स, अगर हम एक वायरस के वेरिएंट्स के बारे में बात करें। Okay. तो गार्डासिल 4 करके सबसे पहले वैक्सीन आया, जो कि केवल 4 स्ट्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता था, 16, 18, 31, 33 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। Okay. तो इसके जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं वो 3 डोजेज़ हैं। इसको हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और ये उन फीमेल्स में 9 to 36 ईयर्स में रिकमेंडेड है। ओके। अगर हम इसको ऐसे कहूँ दूसरा तरीके से कि जिनमें सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है अभी, उनको देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि ये सेफ प्रोफाइलैक्सिस कर पाएगी इसका। तो 9 ईयर्स इसलिए एज, एंड जहाँ पे कि मैक्सिमम सेक्सुअल एक्टिव लाइफ होती है 36 ईयर्स। यस। अभी कुछ समय पहले इसमें एक नया वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड गार्डासिल 9। ओके। गार्डासिल 9 जो वैक्सीन है वो 9 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ये केवल सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ में पेनाइल कैंसर, स्किन का कैंसर, गले का कैंसर, इन सबको भी सेव करता है। तो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक्शंस लेके, और जो हमारी सोसाइटी ऑफ इम्यूनाइजेशन है, दे शुड इंट्रोड्यूस इट एटलीस्ट गार्डासिल 4। गार्डासिल 9 थोड़ा सा अभी कॉस्टली है बिकॉज नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसको अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें लेके आना चाहिए, जिससे कि सभी लोग यूज़ कर सकें इसको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बोलना चाहूँगा कि इस वैक्सीन के यूज़ करने से ऐसा नहीं कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ये केवल एक बचाव का एक तरीका है उस वायरस से, क्योंकि वायरस बहुत कॉमन फैक्टर है। तो केवल वायरस से होने वाला सर्विक्स कैंसर आपको बच जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी वैक्सीन यही करती है। यस, वो आपको बचाने का काम करती है, बस। ये नहीं कहते कि आप इससे बच जाएंगे हमेशा। श्योरिटी नहीं, Surety गारंटी नहीं है। guarantee नहीं। यस, अगर आप 9 ईयर्स के पहले उसको यूज़ करते हैं बच्चों में, सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले यूज़ करते हैं, डेफिनेटली इट वर्क्स वेल, बहुत अच्छा काम करती है। राइट। कुछ लोगों का ये मिथ है कि सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे। अभी तक तो स्टडीज़ में ऐसा नहीं देखा गया है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स किसी और दूसरे तरीके के वैक्सीन या टीके जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों में, हेपेटाइटिस हो गया या न्यूमोकोकल हो गया, जब हम लगाते हैं तो जिस साइट पे लगाते हैं उस साइट पे हल्का सा पेन होना या फीवर आना 1-2 दिन तक के लिए, रेडनेस होना, ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो वैक्सीनेशन में होते हैं। इसके अलावा लोगों का एक जो डर है कि हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। इट इज़ अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन। सो वो इतनी रेयर है कि इसके जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसके कारण हम उसके बारे में नहीं सोचते। ठीक है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। शुगर का एक्सेसिव यूज़ भी कहीं कैंसर देता है क्या? ये आपने एक बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज सोसाइटी में अगर मेरे पास 10 कैंसर के मरीज़ आ रहे हैं तो 10 के 10 हमारे कुछ आजकल नए गुरु बन गए हैं, जैसे व्हाट्सएप गूगल ज्ञान बना दिया है। और उस पे इतने सारे ऐसे मैसेजेस हैं कि आपको कैंसर हो गया है तो शुगर का इस्तेमाल बंद कर दो। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि शुगर एक हमारे शरीर का, या मीठा एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट से उसके बिना आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप जो भी प्रोटीन्स खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, वो भी तो कन्वर्ट हो रहा है शुगर में जाके। क्योंकि ज़रूरत तो उसी की है, आप एक्टिव कैसे होंगे? तो शुगर का एक्सेसिव कंजम्पशन
हाँ। बहुत ज़्यादा यूज़ कि जो लोग सुबह चाय में भी 4 चम्मच ले रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट में भी मीठा खा रहे हैं, लंच में भी खा रहे हैं और बाहर भी खा रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ डेफिनेटली हार्मफुल है, वो केवल कैंसर के लिए नहीं, बाकी सारी दिक्कतों के लिए भी। तो शुगर इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट एक्सेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ कैंसर है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज कैंसर। पेंक्रियाटिक कैंसर में क्या होता है कि पेंक्रियासिक ग्रंथि जो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, जो इंसुलिन निकलता है, वो थोड़ा सा कंट्रोल डिस्टर्ब होता है पेंक्रियाज के कैंसर में। उसके कारण ऑलरेडी आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। उन पेशेंट्स को डेफिनेटली हम बोलते हैं कि आपको शुगर का यूज़ बहुत कम करना है, मिनिमम करना है, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप इंसुलिन का डोज बढ़ा दें। तो बॉटम लाइन है, शुगर बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव या अति हर चीज़ की बेकार होती है, वैसे भी शुगर की भी बेकार है। पेंक्रियाटिक कैंसर है, आप लीजिए शुगर, बट इंसुलिन का डोज बढ़ा दीजिए। तो एक हेल्दी इंसान को दिन में कितनी चम्मच अगर पूछा जाए शुगर लेना चाहिए, ले सकता है? अगर मैं एक जनरल बात करूं इसमें नवनीत, तो अगर हम देखते हैं कि हम कितनी शुगर लेते हैं दिन भर में, मॉर्निंग टी एंड इवनिंग टी, और दोपहर में एक और टी, मैक्सिमम 3 स्पून टी स्पून। इससे ज़्यादा बहुत ही कम लोग हैं जो एडिक्टेड हैं टी के लिए या कॉफ़ी के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। तो 4 to 5 TSF या टेबल स्पून फुल ऑफ शुगर इज़ सफिशिएंट। उससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो इतना वीक हो जाता है, ही कैन नॉट मूव आउटसाइड, वो ऑफिस नहीं जा सकता, वो रेगुलर लाइफ नहीं जी सकता। मिथ है, सच है? ये बहुत बड़ा मिथ है। सच तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को कैंसर होता है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ। स्टेज 1, 2 जो हम अर्ली स्टेज कहते हैं, स्टेज 3 and 4 एडवांस स्टेज कहते हैं। ठीक है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये 3 पार्ट हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो सर्जरी के बाद आज के समय में 5-6 दिन हॉस्पिटलाइज रख के पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। वो पेशेंट अर्ली स्टेज में वो जा सकता है अपने ऑफिस, अपना रूटीन वर्क कर सकता है कंफर्टेबली। जब हमको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो कीमोथेरेपी अर्ली स्टेज में या एडवांस स्टेज में हम कभी भी मना नहीं करते पेशेंट को। ठीक है। पेशेंट अपने ऑफिस जा सकता है, वर्क प्लेस जा सकता है, घर में काम कर सकता है, बाहर जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको डिजीज़ कितना स्प्रेड है। अगर बहुत ही ज़्यादा है, हड्डियों में है, लिवर में है, फेफड़ों में है, जहाँ पे कि उसका खुद ही बाहर निकलना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा, उस कंडीशन में हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। बट चूँकि आज के डेट में टारगेटेड थेरेपीज़ एंड इम्यूनोथेरेपीज़ इतने अच्छे ड्रग्स आ गए हैं कि इवन स्टेज 4 लंग्स में डिजीज़ है या लिवर में डिजीज़ है तो कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप जा सकते हैं बाहर, बिल्कुल जाइए, आप वॉक करिए। मैं 5 किलोमीटर बोलता हूँ, कम से कम 2 किलोमीटर तो करेंगे वो। थोड़ा सा उनको और स्ट्रेस करने के लिए कि आप 5 किलोमीटर्स करिए, तो उनको लगता है कि यस हम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भी कर लें तो सफिशिएंट है। बट वॉक करने के लिए बोलता हूँ, बाहर जाने के लिए बोलता हूँ। कभी भी हम पेशेंट को रेस्ट या कंटिन्यूसली बेड पे लेटे रहने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत है पेशेंट की फिटनेस की, पेशेंट की फिज़िकल एक्टिविटी की, क्योंकि ड्रग्स भी तभी उतना अच्छा काम करते हैं जब पेशेंट मेंटली पॉजिटिव हो एंड फिजिकली पॉजिटिव हो, दोनों ही चीज़ों में। ओके। तो ये नौशिया, सिकनेस, दर्द, ये सारा क्या कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट है? इसके बिना आप ट्रीट नहीं कर सकते? नौशिया कैंसर ट्रीटमेंट का एक डेफिनेटली पार्ट है। बट अगेन 10 साल पहले जो हमको नौशिया कंट्रोल होता था, हमारे पास ड्रग्स नहीं थे। आज की डेट में हमारे पास इतने अच्छे ड्रग्स हैं कि ऑलमोस्ट 1 to 2% केसेस में नौशिया होता है। और कुछ स्पेसिफिक ड्रग से ही होता है जिनमें कि हमको हायर डोज में यूज़ करना होता है। एक ड्रग है सिस्प्लेटिन, जिससे कि नौशिया होता है डेफिनेटली, बट उसके लिए हमारे पास ड्रग्स हैं। ठीक है। सिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं, कीमोथेरेपी देने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा सा कीमोथेरेपी का इफेक्ट बॉडी के अंदर होता है, तो हल्का सा पेशेंट को डिजी लगता है, कभी कभी थोड़ा सा वीकनेस लगती है। पेन कीमोथेरेपी का या इम्यूनोथेरेपी का कोई भी रिलेशन नहीं है। पेन अगर हो रहा है तो वो डिजीज़ के कारण हो रहा है, कैंसर के कारण होता है। दवाइयों को नस में देना है या टैबलेट फॉर्म में देना है, उससे कोई पेन नहीं होता है। उसका कोई पेन नहीं है, वो दर्द जो है वो उस चीज़ का ही है जो है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो
जहर जैसी होती हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि कैंसर जहर जैसा होता है, तो जहर को जहर मारने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सारी ट्रायल्स के बाद, बहुत सारे लोगों के ऊपर यूज़ करने के बाद अप्रूव्ड होती हैं। इनके अच्छे इफ़ेक्ट्स और बुरे इफ़ेक्ट्स दोनों की स्टडी की जाती है प्रॉपरली, तब जाके इन दवाइयों को हम मार्केट में कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कोई भी ड्रग मल्टीपल फेजेस से 0, 1, 2, 3 इतनी फेज से ट्रायल्स और कई सालों के बाद जब मार्केट में आती है, तो वो दर्द जैसा कुछ नहीं करेगी, कोई जहर जैसा नहीं होगी, वो केवल अच्छी होगी। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हर किसी ड्रग के हो सकते हैं। ठीक बात है। तो और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कभी ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं होते हैं। तो दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ, इफ़ेक्टिव, बहुत सारी लंबे सालों की स्टडीज़ के बाद अप्रूव्ड हुई हैं। तो ये वाला जो मिथ है कि ये जहर है, बिल्कुल गलत है। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और इससे डरना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कैंसर से लड़ने के लिए मेडिसिन से ज़्यादा एक एटीट्यूड जो होता है पॉजिटिव, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। युवराज सिंह से लेके बाकी जो सेलिब्रिटीज़ या बाकी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लोगों के भीतर स्प्रेड किया है। कितना सही है ये? 100% सही है। मैं इसको कहूँगा 200% सही है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड या आपकी पॉजिटिव सोच या थिंकिंग ये आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि इम्यूनिटी में इजाफा होता है या बढ़ती है, जो मेडिसिन के साथ मिलके कैंसर को या किसी भी बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आपके पास में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, ट्रीटमेंट को सीरियसली लेंगे कि मुझे ठीक होना है, तो सब कुछ एक साथ मिलके इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप यहीं पे उल्टा डिप्रेस हो जाएंगे कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो ना तो आप ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लेंगे, आप डिप्रेशन के कारण पड़े रहेंगे बिस्तर पे, ना आप दवाइयों को सही से लेंगे। तो नेगेटिव डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट हमेशा आपको बीमारी के बढ़ने में मदद करेगा या आप वीक रहेंगे। बट पॉजिटिव एटीट्यूड, येस, ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी होना चाहिए। एंड जैसा आपने बोला युवराज सिंह या एंजेलिना जोली, जो हम सेलिब्रिटीज़ या आजकल बहुत सारे एक्टर्स को, प्लेयर्स को, बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ, दे वर पॉजिटिव इन देयर थॉट, तभी वो उससे निकल के आ पाए हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर, उसकी सलाह को मानना, ये सब कुछ ज़रूरी है। बायोप्सी को लेकर एक मिथ मार्केट में चलता है। पहली बात तो ये कितना ज़रूरी है कैंसर की जांच के लिए, और क्या इस जांच के बाद कैंसर फैल जाता है? ये मुझे लगता है कि ये आप इस क्वेश्चन को प्राइम क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हुए, अच्छे ऑफिसर्स ग्रेड के लोग, बायोप्सी के लेके बड़ा घबराते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम बोलते हैं कि आपको बायोप्सी करके कंफर्म करना है, तो बोलते हैं कि नहीं सर, बायोप्सी नहीं कराएंगे, बाकी और कुछ करवा लो। अच्छा आप और किसी जांच से करवा लो, क्योंकि बायोप्सी से हमारे वो एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि कैंसर फैल जाएगा। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इसको सॉल्व करने में। लेकिन बायोप्सी के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगा, ये उतना मैंडेटरी है कि अगर इसके बिना मैं किसी कैंसर का इलाज करता हूँ तो मुझे सज़ा हो सकती है। तो जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकता, वो सोचिए कि कितनी आवश्यक है। क्योंकि बायोप्सी में हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, इससे हमको जानकारी मिलती है कि ये कौन सा कैंसर है, इसका टाइप क्या है। इसके अंदर आज के समय में हम मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, जीन के ऊपर टेस्ट करते हैं, जो हमको ट्रीटमेंट में गाइड करते हैं। तो उन लोगों को बायोप्सी से कैंसर फैलता है जो बायोप्सी कराने के बाद घर में बैठ जाते हैं और 2-3 महीने तक कोई इलाज नहीं कराते। तो वो तो सामान्य स्पीड से बढ़ ही रहा है कैंसर, तो फैलेगा ही। तो वो लोग इस मिथ को और बढ़ावा देते हैं कि मैंने बायोप्सी कराई थी इसीलिए कैंसर बढ़ गया, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं बताते कि मैंने ट्रीटमेंट भी नहीं कराया। तो बायोप्सी करने के आज के समय में 3-4 दिन के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इससे मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि बायोप्सी
अति आवश्यक है। इसको कराने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए और इसको कराने से कैंसर कभी भी नहीं फैलता। ये मैंडेटरी है आज के समय में। ग्रेट। मेरे पास कुछ ऐसे मिथ्स हैं, ये मिथ है, ये फैक्ट है, आपको मुझे बताना है। सबसे पहला, आपकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। ये मिथ है, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर हम एल्डरलीज को ले लें, पेरेंट्स को ले लें या ग्रैंड पेरेंट्स को ले लें, हो सकता है उनमें जीन में म्यूटेशंस नहीं हुए या उनके पास में कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे। आप हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आप में जीन म्यूटेशंस हो गए हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डेफिनेटली आपके पास में रिस्क है कैंसर होने की जी। तो अगर आपके पेरेंट्स को नहीं है या फैमिली में नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नहीं हो सकता, आपको हो सकता है। कैंसर हुआ तो लाइफ कम हो जाएगी? कैंसर हुआ तो हम ऐसा कहेंगे कि स्टेज 1, स्टेज 2 लाइफ लगभग जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही होती है। बट स्टेज 3 और 4 में डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। लाइफ थोड़ी कम हो सकती है बट लंबी होती है, अच्छी होती है। नॉर्मल अगर हम कहें कि 40 इयर्स की एज में कैंसर हुआ, स्टेज 4 कैंसर हुआ, और अगर उसको कैंसर नहीं होता तो वो कहीं 70 इयर्स तक सर्वाइव करने वाला था, तो हम यहाँ कहेंगे कि आपकी लाइफ 5 to 7 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स तक हम बढ़ा सकते हैं। 70 इयर्स तक शायद नहीं होगी क्योंकि एडवांस स्टेज का कैंसर है, बट जितनी है ये बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें अच्छा होगा। किसी बुजुर्ग इंसान को अगर कैंसर हुआ तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल मिथ है। आज के समय में जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी करके एक सब डिवीज़न बना दिया गया है ऑन्कोलॉजी का। जीरियाट्रिक मीन्स जो एल्डरली या ओल्ड एज पेशेंट्स हैं 70 इयर्स के बाद में या 80 इयर्स के बाद में, ट्रीटमेंट संभव है। डोजेस, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस, उनको कौन से मेडिसिन के कॉम्बिनेशन देने हैं, क्योंकि अदर और कुछ साथ में जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पुरानी कार्डियक हिस्ट्री है, उनको मैच करते हुए उनको दवाइयों के डोजेस, दवाइयों के कॉम्बिनेशन अलग रखने होते हैं। कैंसर का इलाज संभव है, जैसा कि हम यंग एज में करते हैं वैसा ही उनमें भी संभव है, बट हमको दवाइयों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। हेयर डाई जो लोग करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हेयर डाई करने से भी कैंसर होता है? हेयर डाई में पहले कुछ कार्सिनोजेंस होते थे, बट आजकल जो हेयर डाई आ रहे हैं, अमोनिया फ्री डाइज जो आ रहे हैं, जो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, दीज आर ओके। इनमें कार्सिनोजेंस नहीं है आज की डेट में। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं या फ्लेवर जो कलर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो फूड में मिलाई जाती हैं, ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात करूंगा तो कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कार्सिनोजेनिक प्रोड्यूस जिनको माना गया है, बट आज की डेट में जो नए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक नहीं है। ओके, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है? इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम लोगों के डर को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए उस इच्छा के साथ बैठे हैं, वो आपने ज़रूर पूरी तरह से कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।